अब साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये स्कूल में हो गया आपका, ठीक है। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। अभी स्टार्ट मेन चैप्टर में जाने के पहले ना मैं आपको 2 नंबर्स लिख के बताता हूँ। सो फर्स्ट नंबर इज 7.8 बिलियन एंड सेकेंड नंबर इज 1.38 बिलियन। कुछ आइडिया ये नंबर्स क्या है? कोई गेस? नहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये जो 7.8 बिलियन है, दिस इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये जो 1.38 बिलियन है, दिस इज इंडियाज पॉपुलेशन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं ये आपको समझेगा, ठीक है। So basically 7.8 is the population of the world and 1.38 is the population of India. अब इतने सारे लोगों को, 7.8 बिलियन लोगों को अगर इनको सर्वाइव करना है तो सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या है सर्वाइवल के लिए? फूड इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, राइट। इनको अगर सर्वाइव करना है उनको फूड रिक्वायर्ड है। अभी इतने सारे लोगों को आप फूड सप्लाई कैसे करोगे? इतने सारे लोगों के लिए आप फूड प्रोड्यूस कैसे करोगे? वही हम सीखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब ये जो 7.8 बिलियन पीपल है ना, ये सब लोग अपना फूड तो नहीं बना सकते, राइट। किसी को इनको बना के इनको सप्लाई करना होगा। तो यही कैसे किया जाता है ये कवर करेंगे हम इन दिस चैप्टर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूँ कि पहले के ज़माने में क्या होता था। सो अर्लियर जो लोग होते थे, दे वर कॉल्ड नोमैडिक। दे वर नोमैडिक पीपल। नोमैडिक का मतलब जानते हो क्या होता है? नॉट, हाँ, पुराने ज़माने के लोग, बट ओके, नॉट एग्जैक्टली। नोमैडिक पीपल मतलब क्या होता है? पुराने ज़माने के लोग, राइट। लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो एक जगह पे कभी रुकते नहीं थे, ठीक है। दे यूज टू वॉन्डर टू वेरियस प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। उनके सर्वाइवल के लिए, उनके खाने पीने के लिए उन लोग अलग अलग जगह पे जाते थे, एक जगह पे कभी रुकते नहीं थे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है नोमैडिक पीपल या फिर नोमैड्स। समझा? तो पहले क्या होता था, ये जो नोमैडिक पीपल है उनका खाना क्या होता था? सो दे यूज टू डिपेंड ऑन फ्रूट्स। They used to depend on roots and they used to depend on hunting. इन तीनों चीज़ों से उनका सर्वाइवल होता था। वो करते क्या थे, जगह जगह अलग जगह घूमते थे, ठीक है। जो भी ट्रीज पे फ्रूट्स नेचुरली ग्रो करता है उसके ऊपर, या फिर जो भी रूट्स है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है कैरेट इज अ रूट जो जमीन के नीचे ग्रो होता है, या फिर जो हंट करके, एनिमल्स को हंट करके भी खाते थे। तो इनके सर्वाइवल के लिए, नोमैडिक पीपल के सर्वाइव के लिए, दे यूज टू डिपेंड ऑन फ्रूट्स एंड हंटिंग। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान ने नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हमें घूमने की जरूरत नहीं है बार बार, वी कैन ग्रो दीज क्रॉप्स इन वन प्लेस एंड ईट देम। वहां से आता है आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व करके ये डिसाइड किया कि हम लोग जगह जगह घूमेंगे नहीं, वी विल जस्ट ग्रो फूड एट वन प्लेस सो दैट वी कैन ईट देम। सो यहां से आ गया आपका आइडिया ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर मतलब क्या है? इट इज बेसिकली द साइंस या फिर प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। समझा? आगे बढ़ू मैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए, अब एग्रीकल्चर क्या है? जैसे हमने देखा पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 7.8 बिलियन।
अब सारे के सारे 7.8 बिलियन पीपल, उन लोग अपना खाना तो फार्म करके या अपना क्रॉप्स ग्रो करके खा नहीं सकते ना. एवरीवन कैन नॉट डू फार्मिंग, राइट. सो इसके लिए फार्मर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. So they are basically responsible for growing the crops and for supplying it to the entire world. ठीक है. तो इस ये जो टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली हम देखेंगे तीन चीज. पहला होगा रेगुलर प्रोडक्शन. अब रेगुलर प्रोडक्शन मतलब क्या? अगर इतने सारे लोग हैं वर्ल्ड में तो इनके खाने के डिमांड को मीट करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होना चाहिए. मतलब इनका डिमांड बहुत हाई होगा, राइट. उनको रोज खाना लगता है, सो देयर विल बी अ हाई डिमांड. अब अगर डिमांड हाई होगा तो सप्लाई भी होना चाहिए. जितना डिमांड उतना सप्लाई भी होना चाहिए. अगर सप्लाई होना चाहिए अच्छे से, देन रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसके आगे क्या होता है, क्रॉप्स को अपने रेगुलर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उसके बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो होता है, प्रॉपर मैनेज करके उसको प्रोड्यूस करना चाहिए. एंड फाइनली उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इतने सारे लोगों को वो क्रॉप्स पहुंचाया कैसे जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन से तरीके में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन से एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो बेसिकली ये पूरा जो चैप्टर है ये डिपेंडेंट है आपकी इन तीनों पॉइंट्स पे. समझा? ठीक है. ये हो गया इंट्रोडक्शन. नाउ व्हेन आई से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, दे आर क्रॉप्स. ठीक है. तो पहले हम सीखेंगे कि क्रॉप्स बेसिकली होता क्या है, और यही है आपका चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट जो टेक्स्ट बुक में दिया है. इट इज द फर्स्ट पॉइंट. इतना देर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था. नाउ व्हाट आर क्रॉप्स. मान लो आपके पास एक लैंड है. अब इस लैंड में आपने फार्मिंग किया, लेकिन ये पूरे लैंड में आपने सिर्फ एक ही टाइप का प्लांट ग्रो किया. मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से पूरे जो लैंड है, पूरे लैंड में आपने सिर्फ वीट का प्लांट ग्रो किया. ठीक है. तो इसको कहा जाता है द क्रॉप ऑफ वीट. मतलब डेफिनेशन क्या बोलता है क्रॉप का, when plants of the same kind are grown or cultivated at one place on a large scale. मतलब एक ही जगह पे एक ही टाइप का plants of the same kind are grown and cultivated large scale में, तो उसे कहा जाता है क्रॉप. ठीक है. कोई डाउट? ठीक है. तो अब क्रॉप का एक बार डेफिनेशन लिख लो. when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. ठीक है. अब ये जो फिगर दिख रहा है आपको, these are just examples of crop. ठीक है. ये जो पहला फिगर है, this is a crop of maize. मेज को हिंदी में कहा जाता है भुट्टा. देखा होगा, ये खाया होगा. हाँ. तो this is called maize. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रॉप. ये जो सेकेंड वाले फिगर में आपको दिख रहा है, दिस इज सोयाबीन. ये भी खाया होगा. हाँ, ये भी एक क्रॉप होता है. जो थर्ड फिगर में आपको दिख रहा है, दिस इज वीट. और जो फोर्थ फिगर में आपको दिख रहा है, दिस इज पीस. ठीक है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम क्रॉप्स. तो आप एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स आर मेज, वीट, सोयाबीन एंड पीस. पीस, ग्रीन पीस. समझा? आगे बढ़ू? लिख लिया? ठीक है. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पे. सो क्रॉप्स का जो टाइप्स है, बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स. ठीक है. अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस बेसिस पे किया जाता है? क्रॉप्स को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द सीजन इन विच दे आर ग्रोन. तो कौन से सीजन में ग्रो किया है, उसके बेसिस पे क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू मेजर
टाइप्स. सो फर्स्ट वन हम बोलेंगे इसको खरीफ क्रॉप. सो फर्स्ट टाइप इज खरीफ क्रॉप्स. स्क्रीन दिख रहा है ना. एंड सेकेंड टाइप इज राबी क्रॉप्स. ठीक है, अब समझेंगे खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप बेसिकली होता क्या है. सो खरीफ क्रॉप्स जो है दे आर ग्रोन इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्यों ग्रो किया जाता है? बिकॉज कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रो होने के लिए दे रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कब मिलेगा? रेनी सीजन में हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, इसलिए ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इन द रेनी सीजन एंड दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? इट विल बी पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, एंड कॉटन. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. अब आते हैं राबी क्रॉप्स की. जो क्रॉप्स को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है उसे कहेंगे हम राबी क्रॉप्स. सो दे आर ग्रोन इन द विंटर सीजन. क्यों ग्रो किया जाता है? बिकॉज कंपेयर टू खरीफ क्रॉप्स दे डू नॉट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप्स? wheat, gram, peas, mustard, फिर linseed. These are examples of rabi crops. समझा? हाँ बोलो. नहीं कर सकते बिकॉज क्या होता है ना, अभी ये जो मैंने एग्जांपल दिया वीट, ठीक है, ये एग्जांपल ले लो वीट का. इसको अगर आप ये क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इट दिस डज नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, मतलब अगर ज्यादा पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा ना, ये वीट का जो क्रॉप है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा. और रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में बहुत बारिश गिरता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी होगा. इसलिए अगर आपने कोई भी राबी क्रॉप को, फॉर एग्जांपल वीट को, अगर आपने रेनी सीजन में ग्रो करने का कोशिश किया तो इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो सीजन उसके लिए फेवरेबल ही नहीं है. उस सीजन में अगर ग्रो किया तो जो भी पेस्ट वगैरह है वो भी अटैक कर सकता है वीट को, इसलिए वो सीजन वीट के लिए फेवरेबल ही नहीं है, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा उस सीजन को. इसलिए ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है विंटर सीजन में. ठीक है, तो इतना आप लिख लो. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सीजन इन विच दे आर ग्रोन, एंड टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लिख लो. तो क्या है, फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, they require a large amount of water, और examples लिख लो. then write rabi crops, they are grown in the winter season, और इसके examples लिख लो. एग्जाम में दो, अगर सब कुछ याद नहीं रहता एग्जाम्पल में तो 2 या 3 एग्जाम्पल्स भी याद किया तो बहुत है. एग्जाम में 2 या 3 क्रॉप्स के नाम भी लिखे तो बहुत हो जाएगा. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आराम से. ठीक है, तो मेजर क्लासिफिकेशन ये दोनों ही है. अभी हमने रेनी सीजन देखा, हमने विंटर सीजन देखा, लेकिन समर सीजन में भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. ठीक है, इसका कोई टाइप नहीं होता, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको. समर सीजन में भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, स्पेशली पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, इनको ग्रो किया जाता है समर सीजन में. सो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. अब इनको समर में क्यों ग्रो किया जाता है?
बिकॉज समर सीजन में पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है, और पल्सेस और वेजिटेबल्स को ग्रो होने के लिए उतना पानी नहीं लगता. दे नीड वाटर बट दे डू नॉट नीड इन अ लार्ज क्वांटिटी. ये समर सीजन में भी ग्रो हो सकता है, इसलिए पल्सेस और वेजिटेबल्स को नॉर्मली ग्रो किया जाता है समर सीजन में. और अगर इनको जो वाटर रिक्वायर्ड है, दैट वाटर इज सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन क्या है, ये पूरा एक अलग सा टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है पूरा, तो इरिगेशन इन डेप्थ वहां पे जाके सीखेंगे. तो समर सीजन में यू कैन ग्रो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. उस क्लाइमेट में भी ये ग्रो किया जा सकता है, गर्मी के मौसम में भी इसको ग्रो किया जा सकता है. ये लिख लो एक बार. लिख लिया? ठीक है. अब हाँ, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, मेज, सोयाबीन, व्हीट एंड पीस. अब मुझे बताओ, ये वाला जो मेज है खरीफ क्रॉप है कि राबी क्रॉप है? हाँ, एग्जाम्पल में लिखा के देता, देखो, खरीफ. सोयाबीन क्या है, कौन सा टाइप है? ओके. व्हीट कौन सा क्रॉप है? राबी. और पीस कौन सा क्रॉप है? राबी. ठीक है, ऐसे होता है इसका क्लासिफिकेशन. यहां तक कोई डाउट है क्रॉप्स और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में? आगे बढ़े. ठीक है, बोर नहीं हो रहा ना, क्योंकि स्कूल आपका बहुत लंबा चलता है. ठीक है, तो एक हफ्ता हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, 2 लेक्चर होने वाले हैं रोज. आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 4 ही दिन लेक्चर रखें, मंडे टू थर्सडे. फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, और वो टाइम पे आपके बाकी के भी सब्जेक्ट्स वगैरह होंगे ना, तो आप वो पढ़ सकते हो. ठीक है, लेकिन इनिशियली थोड़ा क्या टेस्ट, मैथ्स का एक चैप्टर और साइंस का एक चैप्टर पूरा होने के बाद दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा. वो अब देखेंगे जिस तरह से, जिस स्पीड से सिलेबस खत्म हो रहा है उस स्पीड से. मे बी फ्राइडे या सैटरडे को ही होगा नॉर्मली, मोस्टली. ठीक है, 40-45 मिनट्स का 2 टेस्ट होगा, मतलब 1-1.5 आवर में दोनों पेपर हो जाएगा. आपका कोई सिलेबस के बारे में कुछ बताया क्या स्कूल में? मतलब इस ईयर में चांसेस है सिलेबस कम होने का, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ बताते हैं स्कूल में तो मुझे एक बार बता देना. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ नेक्स्ट इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो जैसा हमने देखा, क्रॉप को काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होता है, बिकॉज इतने सारे लोगों को फीड करना होता है. तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करेंगे. दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सो व्हाट आर दी स्टेप्स? तो कोई भी क्रॉप को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो पहला स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या देखना है कि सॉइल जो है, जो लैंड है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है. अब डायरेक्टली जाके किसी भी लैंड में क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हो, लैंड को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है. उसका जो प्रोसेस है ये देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में. फिर सेकेंड पार्ट इज सोइंग. सोइंग का मतलब जानते हो? सोइंग का मतलब बेसिकली होता है सीड्स को उस जमीन, उस सॉइल के अंदर डालना. इस प्रोसेस को कहा जाता है सोइंग. ठीक है, सो बेसिकली सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स. क्रॉप को ग्रो करने के लिए सीड्स तो लगेगा, सीड्स को प्लांट करने के लिए प्रोसेस होगा, उसको कहेंगे सोइंग. अब सोइंग में क्या क्या होता है ये भी हम देखेंगे. थर्ड पॉइंट है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. कोई भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स, हाँ बोलो, हाँ करेक्ट. तो कोई भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड. तो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जा सकता, कैसे करते हैं, दैट वी विल सी इट अंडर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फिर होता है इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब जानते हो? तो कोई भी प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पानी भी लगता है. पानी को सप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे हम इरिगेशन. ये है फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. सो वीड्स बेसिकली क्या होता है? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स.
ठीक है, मतलब एक फार्म में आपने अगर एक टाइप का क्रॉप ग्रो किया, उस क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। अब इन अनवांटेड प्लांट्स को आपको रिमूव करना होता है। वो कैसे रिमूव करना है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी अंडर पॉइंट नंबर 5। फिर होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब बेसिकली कटिंग ऑफ द क्रॉप। क्रॉप को हमने सो किया, पानी वगैरह दे दिया, न्यूट्रिएंट्स दे दिया, वीट से प्रोटेक्ट कर दिया, क्रॉप को बड़ा कर दिया, उसके बाद उसको काटना पड़ेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। एंड फाइनली होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्रॉप्स को स्टोर करने का प्रोसेस। जो भी क्रॉप्स है काफ़ी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है, उनको स्टोर करना होता है। तो वो प्रोसेस क्या है ये हम देखेंगे स्टोरेज में। तो आपका ये वाला पूरा चैप्टर में टोटल अभी मैंने 7 पॉइंट्स बताए, ये सातों के 7 पॉइंट्स को पूरा का पूरा एलोबरेट किया है। दिस इज व्हाट योर चैप्टर इज ऑल अबाउट। अब हम एक एक करके ये पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 से 4 दिन में चैप्टर हो जाएगा। समझा ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो स्लाइड में दिख रहा है ये आप लिख के ले लो एक बार। तो आपके स्कूल में ऐसा मतलब लिखते नहीं है क्या टीचर्स, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ? ओके, ठीक है। और कितने घंटे का होता है एक लेक्चर? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, ठीक है। उसका इंटरफेस वगैरह कैसा है, अच्छा है क्या मतलब? फ्रीडम नहीं है मतलब एग्जैक्टली हाँ। ओके, ठीक है। हम एक या नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा था ट्राई करो। हम 1 या 2 लेक्चर के लिए वो भी ट्राई करेंगे, हम गूगल मीट भी ट्राई करेंगे, ठीक है। जो अच्छे से, हाँ, वेबएक्स भी ट्राई करेंगे। जो अच्छा लग रहा है हम उस पर फिर उस पर पूरा साल कंटिन्यू करेंगे। अब जूम का एक डिसएडवांटेज क्या है ना, इसमें लिमिट होता है मीटिंग का, 40 मिनट्स ही होता है। हाँ, लेकिन अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो उसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखेंगे, अगर एक 5 स्टूडेंट्स भी आ जाता है तो हम जूम से ही कंटिन्यू करते हैं। लिख लिया क्या? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। आज हम फर्स्ट पॉइंट जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इतना करके लेक्चर बंद कर देंगे, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट करेंगे आज। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी ये जो फिगर है, ये फिगर में आपको सॉइल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनिशियली जब आप कोई भी लैंड सिलेक्ट करते हो तो वो सॉइल कुछ इस तरह से दिखता है। इस सॉइल को कहा जाता है हार्ड सॉइल, ठीक है। मतलब सॉइल के चंक्स होते हैं, CHUNCKS, मतलब सॉइल का इकट्ठा होके एक मास बन गया होता है। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, 1 मिनट। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं एक चंक ऑफ सॉइल, 1 चंक, और इसको बोलते हैं सेकेंड चंक ऑफ सॉइल। तो कोई भी लैंड अगर आप इनिशियली देखोगे तो सॉइल को पाया जाता है ऐसे चंक्स में, और ऐसे चंक्स ऑफ सॉइल को बोला जाता है हार्ड सॉइल। एंड दिस सॉइल इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर हार्वेस्टिंग या फिर फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इस सॉइल को कन्वर्ट करना होता है लूज सॉइल में। अब लूज सॉइल क्या होता है, जो सेकेंड फिगर में आप देख रहे हो, इससे कहा जाता है लूज सॉइल। क्यों कहा जाता है लूज सॉइल? अगर आप फिगर में देखोगे तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ना काफी सारा डिस्टेंस है, उसका टेक्सचर अच्छा लग रहा है, उसका लेयर अच्छा लग रहा है, इसको बोलेंगे लूज सॉइल। और ये वाला सॉइल जो है, दिस इज व्हाट यू प्रिफर फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इनिशियली जो भी आपको हार्ड सॉइल मिलता है उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, इनटू लूज सॉइल। ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है इसको कहा जाता है टिलिंग, TILLING, या फिर
उसको कहा जाता है लूजनिंग, LOOSENING। समझा? तो टिलिंग या लूजनिंग, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। टर्निंग मतलब उसको सिर्फ ऊपर का नीचे का हिस्सा घुमाते रहना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। टिलिंग बोलो, लूजनिंग बोलो, प्लोइंग बोलो, एक ही है। समझा? ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लो। लिख के हो गया तो बताना मुझे। हो गया? ठीक है, अब आप बताओ ये करना रिक्वायर्ड क्यों है? क्या लगता है आपको? वाई शुड वी कन्वर्ट हार्ड सॉइल इनटू लूज सॉइल? इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कुछ आइडिया है? ओके, और क्या हो सकता है? करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली जो लूज सॉइल है, इट अलाउज फ्री पैसेज फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स। यही बोलना चाह रहे थे ना? और क्या हो सकता है? ठीक है, मैं बताऊं। ये जो लूज सॉइल होता है ना, कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पानी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आप इस लूज सॉइल में वाटर डालते हो तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये लूज सॉइल जो है, इट विल रिटेन वाटर। अगर आप हार्ड सॉइल में पानी जाते हो, बीच के जो क्रैक्स है इसमें से फ्लो होकर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लूज सॉइल में पानी डालते हो तो वाटर को ये सॉइल जो है इट विल रिटेन करेगा। समझा? तीसरा पॉइंट है, इट विल अलाउ मोर एयर पैसेज। सो अलाउज एयर पैसेज। दोनों रूट्स के बीच में अच्छा खासा सफिशिएंट क्वांटिटी में एयर भी फ्लो होगा। एयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है, और जैसे इट इज समवट सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट, इट अलाउज फ्री पैसेज फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट्स। तो अगर आपने सॉइल को लूज किया तो उसके बीच में से एयर भी जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 3। और एक लास्ट पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 4। इसको ध्यान से सुनो। सो बेसिकली होता क्या है, जो सॉइल होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। जो सॉइल होता है ना, इसके काफी सारे लेयर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, ये होता है टॉप लेयर। अब जो भी आप क्रॉप्स ग्रो करते हो, क्रॉप्स को आप जनरली ग्रो करते हो इन द टॉप लेयर। आप नीचे नीचे नहीं जाते जमीन के, आप उसके ऊपर ऊपर ही क्रॉप्स को प्लांट करते हो, क्रॉप्स को ग्रो करते हो। लेकिन जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स होता है ना, न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली आर प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल के नीचे नीचे जाओगे तो आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो टिलिंग का या फिर लूजनिंग का एक एडवांटेज क्या है, जो भी ये बॉटम लेयर में न्यूट्रिएंट्स है, दे विल कम टू द टॉप लेयर। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स टॉप लेयर में आएंगे, आपके क्रॉप्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। वो एक फायदा हो गया। मतलब अगर आपने सॉइल को टिल किया या फिर सॉइल को लूज किया तो न्यूट्रिएंट्स विल बी ब्रॉट अप इन द अपर लेयर। सो फोर्थ पॉइंट इज nutrients are brought in the upper layer। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? बोर नहीं हो रहा ना? हैवी वगैरह हो रहा तो बताना, ठीक है, स्टॉप कर देंगे।
ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट मैंने लिखा है आप इतना लिख लो, लिखने के बाद बताना। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हार्ड सॉइल को लूज सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगले पॉइंट पे हम देखेंगे वो इक्विपमेंट्स क्या क्या होता है। सो दैट टॉपिक इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स मतलब ही इक्विपमेंट्स। ठीक है, द फर्स्ट इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड अ प्लो। ये जो आपको फिगर में दिख रहा है इट इज कॉल्ड अ प्लो, PLOUGH। प्लो को यूज कैसे करते हैं, ये प्लो का जो एंड है ये काफी शार्प होता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे लगाया जाता है एक वुडन का पीस, कुछ ऐसे, और इस वुडन पीस को रखा जाता है बुलक्स के ऊपर। ठीक है, और उन बुलक्स, वो जो बुलक्स जो है दे विल पुल दिस वुडन पीस, इस तरफ वो पुल करेंगे, और ये जो पार्ट है ये रहता है आपके सॉइल पे। नाउ सिंस दिस एंड इज वेरी शार्प, वो करता क्या है, जब सॉइल के ऊपर से इसको घुमाता है तो हार्ड सॉइल को ये ऑटोमेटिकली लूज कर देता है। सो दिस इक्विपमेंट इज कॉल्ड अ प्लो। सेकेंड जो इक्विपमेंट है इट इज कॉल्ड अ हो, HOE। हो इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ये सिंपल है, यहाँ से आप पुल करता है, मतलब कोई भी फार्मर यहाँ से इसको पुल करता है, और ये वाला पार्ट जो है ये काफी ज्यादा शार्प होता है। ठीक है, इस शार्पनेस के वजह से हार्ड सॉइल विल गेट कन्वर्टेड इनटू लूज सॉइल। अब ये दोनों मेथड्स जो है ना, ये दोनों आर ट्रेडिशनल मेथड्स। इन मेथड से सॉइल लूजन करने को पहले तो आपको काफी सारा लेबर लगेगा, और दिस मेथड ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो लेबर और टाइम कम करने के लिए दे हैव कम अप विद अ न्यू मेथड जो काफी मॉडर्न मेथड है। ये जो भी चीज कर रहे हैं इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ मशीन इन द मॉडर्न मेथड। नाउ दिस मशीन जो आपको थर्ड फिगर में दिख रहा है, this machine is called a cultivator। सो कल्टीवेटर में ये वाला जो पार्ट है ट्रैक्टर के ऊपर अटैच्ड है, ट्रैक्टर को घुमाया जाएगा फील्ड के ऊपर। अब यहाँ पे जो पॉइंटेड एजेस देख रहे हो, इस पॉइंटेड एजेस के वजह से आपका जो हार्ड सॉइल है इट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड टू लूज सॉइल। सो क्या बोला मैंने, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या होता है, पहला होता है प्लो, दूसरा होता है हो। लेकिन ये दोनों दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स। व्हाई? बिकॉज दे टेक अ लॉट ऑफ लेबर एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके वजह से एक मॉडर्न मेथड आया है, इट इज़ अ मशीन विच इज कॉल्ड अ कल्टीवेटर। इसको सिर्फ ट्रैक्टर के ऊपर लगाया जाता है, फील्ड में घुमाया जाता है। ये जो पॉइंटेड एजेस है उसके वजह से आपका हार्ड सॉइल विल गेट कन्वर्टेड टू लूज सॉइल। सो दीज आर द 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पॉइंट नंबर 1 विच इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लेक्चर हम यही पे एंड करेंगे। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है? ठीक है, तो आपको करना क्या है, लेक्चर के बाद जस्ट एक 15 से 20 मिनट ले लो। टेक्स्ट बुक है आपके पास, हार्ड कॉपी? ठीक है, जितना हमने कवर किया ना उतना आप एक बार जस्ट रीड कर लो।
उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जितना कवर किया उतना ही रीड करना। इट विल हार्डली टेक यू 15 to 20 मिनट, शायद 2 या 3 ही पेज हो। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।